हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में मंथली करंट अफेयर्स में दोस्तों हम दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट तक इसे देखेंगे तभी आपको इसका फायदा मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं एप्लीकेशन पर, तो उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर मध्य प्रदेश पटवारी, एसएससी एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए और जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण एग्जाम है उन सभी के लिए एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा, जरूर आप उनको परचेज करिएगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, PS100। जैसे आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको उस मॉक टेस्ट में छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी जाइए, सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर जो आपको लगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो मॉक टेस्ट, उसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है दोस्तों? लक्ष्मी सिंह। उन्हें कहां पोस्टेड किया गया है? तो उन्हें गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड किया गया है। और लक्ष्मी सिंह जो है वो 2000 बैच की IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में किसका स्थान लिया है? आलोक सिंह का स्थान लिया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है 2022 में? तो उनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज कहां की रहने वाली हैं? तो याद रखिएगा, ये जम्मू और कश्मीर की रहने वाली हैं। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन बनी है? वो बनी है विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी पहली महिला से रिलेटेड है। तो पुरुषों के फीफा विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो दोस्तों, ये फीफा विश्व कप जो है ये 2022 का कहां हुआ है? कतर में हुआ है। तो इसमें जो स्टेफनी फ्रापार्ट थी वो रेफरी के रूप में नियुक्त की गई थी और वो फीफा विश्व कप में रेफरी के रूप में काम करने वाली पहली महिला रेफरी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा याद रखना है कि जो स्टेफनी फ्रापार्ट हैं वो फ्रांस की रहने वाली है। और दोस्तों, फ्रापार्ट ने UEFA चैंपियनशिप लीग में भी रेफरी के रूप में काम किया था और वो वहां भी पहली महिला रेफरी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं प्रसून जोशी। तो वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो उन्हें उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा जो प्रसून जोशी हैं वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में गीतों के बोल भी लिखे हुए हैं। और इसी साल 2022 में दोस्तों जो प्रसून जोशी हैं उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनावत। NVA के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। टाटा IA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। उत्तराखंड महिला और बाल विकास की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं वंदना कटारिया। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। देश के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। केरल पर्यटन एडवेंचर के ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश। एमबे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सदस्य कौन चुनी गई है? तो अभी हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं कौन? प्रीति सूदन। तो उनको दोस्तों UPSC के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है,
और दोस्तों प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है यूपीएससी में, तो वो होता है 6 साल का या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। बात करें अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की, तो यह एक संवैधानिक निकाय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। और दोस्तों संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है, जो कि भाग 14 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। क्या नाम है दोस्तों? इनकोवैक। नेजल वैक्सीन का मतलब है दोस्तों नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, ठीक है। तो नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को हम नेजल वैक्सीन बोलते हैं। तो ये जो पहली वैक्सीन बनी है कोविड-19 की, उसका नाम है इनकोवैक। और इसको किसने बनाया है ये आपको याद रखना है। तो इस वैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। तो हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। तो उसने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और इसको दोस्तों आपातकालीन उपयोग के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी भी दी गई है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है या किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव अभी हाल ही में नागालैंड में मनाया गया है। कहां पर मनाया गया है? नागालैंड में, ठीक है। तो नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और ये 10 दिसंबर तक ये महोत्सव चला है। और इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, याद रखना है, ठीक है। और हॉर्नबिल महोत्सव हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों यह महोत्सव हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों जो नागालैंड है उसका स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर से यह कार्यक्रम शुरू होता है, 10 दिसंबर तक ये चलता है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर यानी MMR क्या है? आंसर है इसका 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे। यानी कि 1 लाख जीवित बच्चों में 97 ऐसी माताएं होती हैं दोस्तों जिनकी मौत हो जाती है। तो इसे हम मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। तो भारत में प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर 2014-16 में 130 था, जो कि 2018 से 20 में घट करके 97 हो गया है। असम में उच्चतम मातृ मृत्यु दर है 195। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है दोस्तों, क्योंकि असम में ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 173 है, उत्तर प्रदेश में 167 है। और सबसे कम कहां है जहां पर बेहतर स्थिति है, तो वो है केरल में। तो केरल में जो MMR है वो है 19, जो कि बहुत ही बेहतर आंकड़ा है। सबसे खराब स्थिति असम में है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज गंगाराम अहीर। पूर्व सांसद हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है और ये पेशे से एक किसान है। बात करें अगर हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और आयोग को 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और दोस्तों संविधान में इसको जोड़ा गया था और एक नया अनुच्छेद बनाया गया था जिसका नाम था 338B। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 338B। ये 2018 में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों UNSC की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? भारत ने। तो दिसंबर 2022 यानी 1 माह के लिए UNSC का अध्यक्ष कौन बना था? भारत बना था। ठीक है, क्योंकि भारत का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया है। 2 साल के लिए उसे अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो 31 दिसंबर 2022 को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। दोस्तों भारत इससे पहले 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011 और 2021 में निर्वाचित हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनएससी की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग माना जाता है। इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। भारत जो है 2 साल के लिए चुना गया था अस्थायी सदस्य। अगर आपसे पूछा जाए यूएनएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 15 होती है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आंसर हो जाएगा इसका 6.3। तो दूसरी तिमाही में भारत की जो आर्थिक विकास दर रही है वो 6.3% रही है। तो जुलाई सितंबर 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर धीमी होकर के 6.3% पर आ गई है। और ये आंकड़ा किसने प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में जुलाई से सितंबर तक जो भारत की जीडीपी थी वो 8.4 थी और अब 2022 में ये कितनी है? 6.3%। यानी ये जो जीडीपी का आंकड़ा है वो गिरा हुआ है। दोस्तों इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर कितनी थी? 13.5%। अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी में मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी, बैंक, राजस्थान, इन सभी के लिए भी मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर हैं। तो दोस्तों आप इनको परचेज कर लीजिएगा और अगर आप इन पर छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज जरूर करिएगा। ये है कूपन कोड हमारा PS100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस मॉक टेस्ट में छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में है। आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के मॉक टेस्ट की बात करें तो दोस्तों उसमें 15 फुल टेस्ट हैं, 151 चैप्टर टेस्ट हैं, 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। और अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इसमें 2800 से अधिक टेस्ट हैं। ये दोस्तों कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर, तो दोस्तों आप उन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि योद्धा अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के बीच में अभी हाल ही में अग्नि योद्धा नामक अभ्यास आयोजित हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है देवलाली महाराष्ट्र में, या इसका 12वां संस्करण था। अब भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले जो युद्ध अभ्यास हैं, चलिए उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, और युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं राजीव लक्ष्मण। कौन बने हैं दोस्तों? राजीव लक्ष्मण बने हैं। तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और राजीव लक्ष्मण जो हैं वो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एमिरेट्स हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जून 2005 को हुई थी और देश की सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी करता है कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अगला प्रश्न है, उस यक्षगान कलाकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों उनका नाम था कुंबले सुंदर राव। क्या नाम था? कुंबले सुंदर राव। और वो यक्षगान से रिलेटेड थे। यक्षगान किस राज्य से रिलेटेड है? तो याद रखना है दोस्तों, यक्षगान जो है वो कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, तो कर्नाटक का नृत्य है दोस्तों कौन? यक्षगान। ये वहां का लोक नृत्य है, तो उससे जुड़े हुए थे कुंबले सुंदर राव। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है एम परमाशिवम। क्या नाम है दोस्तों? एम परमाशिवम। बात करेंगे अगर हम पीएनबी बैंक की,
तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। एमडी और सीईओ कौन है वर्तमान में? अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाया गया है। दोस्तों ये कहां बनाया गया है, इसकी लोकेशन क्या है? तो मनतलाई गांव में इसको बनाया गया है, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजधानी दोस्तों श्रीनगर और जम्मू है। तो श्रीनगर जो है वो गर्मियों की राजधानी है और सर्दियों की राजधानी जम्मू है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाले क्रेन और राजकीय वृक्ष है चिनार। राजकीय फूल है कमल। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नौसेना दिवस या नेवी डे कब मनाया जाता है? तो भारत में नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो इस वर्ष पहली बार जो नौसेना की जो परेड थी या नौसेना का जो समारोह, नौसेना दिवस का जो समारोह था वो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब नौसेना दिवस का समारोह दिल्ली के बाहर आयोजित हुआ है। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो भारतीय नौसेना की भूमिका थी उसको याद करना। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो एक जिला एक खेल योजना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल योजना को शुरू किया है और इसको 75 जिलों में लागू किया जाएगा और 75 जिलों से प्रत्येक में से हर एक जिले से उसकी खेल की पहचान की जाएगी और इसका उद्देश्य होगा कि स्थानीय प्रतिभाओं की खोज करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार अलग विभाग बनाएगी? आंसर है इसका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में ये कहा है कि दिव्यांगों के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो दिव्यांगों के लिए एक अलग से विभाग बनाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां खोला गया है? तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम खोला गया है हैदराबाद में। कहां खोला गया है? हैदराबाद में। दोस्तों इसको किसने स्थापित किया है? तो गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस एटीएम को स्थापित किया गया है और इस एटीएम में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की क्षमता है जिसकी कीमत 2 से 3 करोड़ तक होती है। दोस्तों इस एटीएम में 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सिक्के निकल सकेंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉइज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नॉइज के द्वारा विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो भारत में कंज्यूमर टेक ब्रांड नॉइज ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा कुछ और ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। WHO ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं गार्डन ब्राउन। स्टे इन प्ले एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं मीराबाई चानू। स्वच्छ रेल मिशन के बिंदेश्वर पाठक। मेक इन इंडिया के पिरूज खंबाटा। नमामि गंगे परियोजना के चाचा चौधरी। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई है? तो दोस्तों एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई है? उनका नाम है बॉबी किन्नर। क्या नाम है? बॉबी किन्नर। बॉबी किन्नर जो है वो सुल्तानपुरी इलाके से रिलेटेड हैं और वो एमसीडी में सदस्य चुनी गई है और वो एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य
बन गई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब एमसीडी में कोई ट्रांसजेंडर सदस्य चुना गया है। दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। ये सभी जानकारी भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ओएनजीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह। कौन नियुक्त किए हैं? अरुण कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड या ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है और यह भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% योगदान करता है। अगला प्रश्न है भारत में 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा कौन सा विषय सर्च किया गया है? आंसर है इसका आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग को 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। दोस्तों भारत की जो चर्चित हस्तियां रही हैं जिनको ज्यादा सर्च किया गया है तो उनमें पहला नाम है नूपुर शर्मा का, दूसरा नाम है द्रौपदी मुर्मू का और तीसरा नाम है ऋषि सुनक का। ठीक है, और अगर हम इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो उसके बाद कोबिन, फीफा विश्व कप, क्रिकेट एशिया कप, आईसीसी टी20 विश्व कप और एक फिल्म थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, तो इसको भी सर्च किया गया है। अगला प्रश्न है ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उसका नाम है दोस्तों मेघालय। कौन बना है? मेघालय। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरैड संगमा, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, यानी आसानी से दवाइयां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, कम समय में पहुंचाना, इस योजना का उद्देश्य है। तो ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना है? मेघालय बना है। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरैड संगमा है। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर मेडल। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने कुल मिलाकर के 200 किलोग्राम वजन उठाया है और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में उन्होंने गोल्ड मेडल और 2019 में वो चौथे स्थान पर रही हैं और इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के साथ पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2022 का? तो ये चुना गया है वोलोदिमिर जेलेंस्की को। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, तो उनको 2022 में टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किसके साथ? द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के साथ। ठीक है, 2021 में एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था और टाइम पत्रिका अमेरिका की एक पत्रिका है जो हर साल पर्सन ऑफ द ईयर को चुनती है। यूक्रेन की बात आई है तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमिर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है डीना बोलुआर्टे ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? तो डीना बोलुआर्टे जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों डीना बोलुआर्टे ने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर के हिस्ट्री को क्रिएट किया है और वह 5 साल से कम समय में पेरू की छठी राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों पेरू में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है और अभी पूर्व राष्ट्रपति को हटाया भी गया है और दोस्तों अब डीना बोलुआर्टे जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में 6 राष्ट्रपति बन चुके हैं। बोलुआर्टे का कार्यकाल जुलाई 2026 तक होगा। पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो सोल है। दोस्तों पेरू किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके अंतर्गत आता है पेरू। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है पेरू की लोकेशन। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो अभी हाल ही में ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर जो है वो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने डेवलप किया है।
तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को डेवलप किया है जो कि समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिसका काम होगा जो समुद्री तरंगें हैं उससे बिजली बनाना। और इस कन्वर्टर का नाम क्या रखा गया है, याद रखना है, सिंधुजा फर्स्ट, जिसका अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न। अगला प्रश्न है, टीटीएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मेघना अहलावत जो है वो टीटीएफआई की अध्यक्ष चुनी गई हैं। टीटीएफआई का मतलब है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। और दोस्तों दुष्यंत चौटाला भी टीटीएफआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में की गई थी और यह भारत में टेबल टेनिस की गवर्निंग बॉडी है। अगला प्रश्न है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो दोस्तों यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो ये 2022 की जो फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची थी उसमें टॉप पर हैं। भारत की तरफ से जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो वो 36वें स्थान पर हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा ये 53वें स्थान पर हैं। माधवी पुरी बुच 54वें स्थान पर हैं। सोमा मंडल 67वें स्थान पर हैं। मजूमदार 72वें स्थान पर हैं और फाल्गुनी संजय नायर जो हैं वो 89वें स्थान पर हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है 87, यानी कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली या पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंक जो है वो 87 रैंक है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? याद रखिएगा, ऑर्टन कैपिटल ने जारी किया है। किसने? ऑर्टन कैपिटल ने। भारत 87वें स्थान पर है, यूएई पहले स्थान पर है और यूएई के बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग और स्पेन का नाम आता है। पाकिस्तान 94वें स्थान पर है और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन बने हैं दोस्तों? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वह हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। और दोस्तों अभी तक जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। और इसका स्थापना कब हुई थी हिमाचल प्रदेश की? 25 जनवरी 1971 को। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं साजी केबी। कौन बने हैं? साजी केबी बने हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को सशक्त करना और जो ग्रामीण आधारभूत संरचना है उसको सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? ह्यूमन राइट्स डे। तो दोस्तों 2022 में थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये 2022 की थीम याद रखिएगा। यह दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका उद्देश्य है लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। दोस्तों साल 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा आप इसे शेयर भी करें सभी दोस्तों को। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं दोस्तों, जो भी आपके लिए उपयोगी हो उसे आप ज्वाइन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारीकर के नाम पर रखा गया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारीकर। इसके अलावा रक्षा मंत्री भी रहे हैं मनोहर पारीकर। तो उनके नाम पर मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। और याद रखना है कि जो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये किस राज्य में है? तो ये गोवा राज्य में है। ठीक है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
11 दिसंबर 2022 को इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और ये नाम जो है वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर रखा गया है। मोपा एयरपोर्ट या मोपा हवाई अड्डे की बात करें तो नवंबर 2016 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और यह गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है 2011 से 31 अक्टूबर 2022 तक कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है? तो लगभग 16 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो 2011 के बाद भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की जो कुल संख्या है वो 16,21,561 है। इस वर्ष यानी 2022 में 1,83,741 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। यह जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, तो उनके द्वारा राज्यसभा में ये जानकारी दी गई है। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किए गए हैं। अगला प्रश्न है 6वीं वंदे भारत ट्रेन नागपुर और किसके बीच चलेगी? आंसर है इसका बिलासपुर। ठीक है, तो नागपुर और बिलासपुर के बीच में 6वीं वंदे भारत ट्रेन अभी हाल ही में शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और उसके लिए प्रयास करने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटना। और दोस्तों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, तो उन्होंने ये कहा कि 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन न्यूट्रल प्राप्त करना है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जो तमिलनाडु राज्य होगा वो 2070 से पहले जितनी कार्बन उत्सर्जित करेगा उतनी ही कार्बन को वो समाप्त करेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे हम कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन जो कि डीएमके पार्टी के हैं। ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक कितनी गेंदों में लगाया है? तो 126 गेंदों में उन्होंने 200 रन बनाए हैं दोस्तों। तो सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? ईशान किशन ने, और यह उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 210 रन बनाए थे टोटल 131 गेंदों में, जिसमें 24 चौके शामिल थे और 10 छक्के शामिल थे। और लेकिन उन्होंने 200 रन जो पूरे किए थे वो 126 गेंदों में पूरे किए थे। और उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्होंने 138 गेंदों में 200 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है सुलोचना ताई चव्हाण का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो दोस्तों वह एक गायिका थी, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध महाराष्ट्र से था, तो वो लावड़ी की प्रख्यात गायिका थी। कौन? सुलोचना ताई चव्हाण। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें लावणी की रानी भी कहा जाता था। नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नॉमिनेट किया गया है? आंसर है इसका जोस बटलर। तो जोस बटलर को दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है 2022 का। इसके अलावा महिलाओं में जो पाकिस्तान की सिद्रा अमीन है उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी और यह पूरे विश्व में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। और दोस्तों इसका मुख्यालय दुबई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा हैदराबाद स्ट्राइकर्स। तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है वो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन है। और फाइनल मुकाबला कहां हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को 2 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022-23 के लिए जो दिया जाएगा उसके लिए किस फिल्म को 2 श्रेणियों के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर होगा RRR। ठीक है, तो SS राजा मौली की फिल्म है RRR, तो इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2 श्रेणियों के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है किस संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है? तो WHO के द्वारा डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। अगला प्रश्न है किस देश ने धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है?
तो ये प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड ने। किस देश ने लगाया है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है और न्यूजीलैंड का उद्देश्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों को किस वर्ष से सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा? तो 2023 से 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां होंगी उनको सर्वाइकल कैंसर का टीका लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो दोस्तों यह गर्भाशय ग्रीवा का एक कैंसर होता है और ये किस वायरस के कारण होता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण यह कैंसर होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है लद्दाख में। कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इस पार्क का नाम हानले डार्क स्काई रिजर्व रखा गया है। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को दुनिया की टॉप 10 पहल में शामिल किया है? आंसर है इसका नमामि गंगे। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने गंगा नदी को फिर से जीवित करने के लिए भारत के द्वारा जो नमामि गंगे पहल चलाई जा रही है उसको दुनिया की टॉप 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो 2014 में शुरू हुआ था। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो दोस्तों या भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है, याद रखना है। ये 29 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया है और यह इसका 16वां संस्करण था 2022 में। डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो मेटे फ्रेडरिक्सन जो है वो डेनमार्क की फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा जो है वो है डेनिश क्रॉन। अगला प्रश्न है विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल 1971 में जो भारत बांग्लादेश की दोस्ती थी उसके 51 साल हो गए हैं। और दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना विजय हुई थी, इसी को याद करने के लिए ही विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। ठीक है, तो फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराया है और भारत ने तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इससे पहले 2012 और 2017 में भी भारत ने ही यह मुकाबला जीता था। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया था। भारतीय टीम के कप्तान कौन है? तो वो हैं अजय कुमार रेड्डी। अगला प्रश्न है लियो वाराडकर किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो वह आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय मूल के हैं कौन? लियो वाराडकर। तो वो प्राइम मिनिस्टर वहां पर बन चुके हैं। इससे पहले वो 2017 से 2020 तक भी आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आयरलैंड की राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। और मुद्रा क्या है? यूरो है। राजधानी क्या है? डबलिन है। और जो आयरलैंड है दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में आता है। अगला प्रश्न है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह किस हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? वो झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं उसका उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपरेश कुमार सिंह की नियुक्ति की है कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में। अगला प्रश्न है 2022 में किस एथलीट पर सबसे अधिक लेख लिखे गए हैं? नीरज चोपड़ा पर लिखे गए हैं। तो 2022 में नीरज चोपड़ा पर दोस्तों 812 लेख लिखे गए हैं। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 किसे चुना गया है? यानी कि पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ वर्ल्ड चैंपियन 2022 किसे चुना गया है? आंसर होगा इसका राफेल नडाल को। किसे चुना गया है? राफेल नडाल को। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल।
तो उनके 2022 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 5वीं बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ वर्ल्ड चैंपियनशिप चुना गया है और महिलाओं में इगा स्विटेक को चैंपियन चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सरगम कौंसल ने। भारत की सरगम कौंसल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है और 21 साल बाद यह खिताब भारत वापस आया है। इससे पहले दोस्तों डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर जो हैं वो मिसेज वर्ल्ड 2001 में बनी थी, ठीक है। और मिसेज वर्ल्ड सरगम कौंसल जो है वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 का फीफा विश्व कप किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है और तीसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों फीफा विश्व कप के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो डिस्कस करते हैं। इसका आयोजन कतर में किया गया था। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसका आधिकारिक शुभंकर था लाइव और इसमें जो फुटबॉल यूज की गई थी उसका नाम था अल रहला, जिसको एडिडास ने बनाया था। फाइनल मुकाबला लोसेल आइकॉनिक स्टेडियम में हुआ था और विजेता टीम थी अर्जेंटीना, तीसरी बार बनी है विजेता टीम। उप विजेता टीम थी फ्रांस। तीसरा स्थान क्रोएशिया का रहा है। चौथा स्थान मोरक्को का रहा है। गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला है जो कि फ्रांस के थे। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है जो कि अर्जेंटीना के थे। गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है जो कि अर्जेंटीना के थे। फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड एंजो फर्नांडिज को मिला है। फीफा प्लेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड को। सिल्वर बूट अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। ब्रॉन्ज बूट अवार्ड मिला है ओलिवियर गिरोद को। सिल्वर बॉल पुरस्कार मिला है किलियन एम्बाप्पे को। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा गोल एलियन एम्बाप्पे ने किए हैं, 8 गोल किए हैं और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस की टीम से खेलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है लियोनेल मेसी। इन्होंने अर्जेंटीना के लिए 26 मैच खेले हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को। तो दोस्तों अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जो पशुओं के प्रति व्यवहार रहा है उसके लिए पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया के द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है, ठीक है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है ऐसे लोगों को पुस्तकें पहुंचाना जो पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। आईएनएस मोर मुगाओ को कहां शामिल किया गया है? तो दोस्तों आईएनएस मोर मुगाओ को नौसेना में कहां शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई में। कहां शामिल किया गया है? मुंबई में। तो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोर मुगाओ को कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, FIH नेशंस कप 2022 किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? भारत ने। FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, या इसे हम हॉकी फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम और इसके जो सदस्य हैं वो हैं 137 सदस्य। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 68। किस सूचकांक में? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो दोस्तों और फिनलैंड जो है इस सूची में सबसे ऊपर है और भारत 68वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 के तहत किस पनडुब्बी को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है? तो उस पनडुब्बी का नाम है बागीर। क्या नाम है दोस्तों? बागीर। तो 75 या प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जानी हैं। उसके तहत 5 पनडुब्बी बन चुकी हैं, 6वीं जो है वो बनने वाली है। और दोस्तों 5 पनडुब्बी जो बनी है वो कौन कौन सी हैं? कलबरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागीर। तो इन सभी को नौसेना में शामिल किया गया है और जो 6वीं पनडुब्बी होगी बागसीर, उसको आने वाले समय में नौसेना में शामिल किया जाएगा। गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों 2024 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी किसने दी है?
केंद्रीय राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉन्च कौन करेगा? इसरो करेगा। तो इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और यह भारत की एक राष्ट्रीय एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। ये किस देश के हैं? तो याद रखना है, ये इंग्लैंड के हैं। दोस्तों, सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है और निकोलस पूरन जो है वो सबसे महंगे विकेट कीपर बने हैं 2022 में। इन्हें 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अगला प्रश्न है, सतीबनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिजी की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो कैपिटल है वो है सुबा और यहाँ की जो करेंसी है वो है फिजी डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जियोजी कॉनरोटे। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की अभी हाल ही में घोषणा कर दी गई है और इसमें दोस्तों इस साल अभी फिलहाल में 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। बांग्ला भाषा में आने वाले समय में पुरस्कार दिए जाएंगे और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। असमिया में मनोज कुमार गोस्वामी को, अंग्रेजी में अनुराधा राय को और हिंदी में बद्री नारायण को यह पुरस्कार मिला है। उड़िया में गायत्री बाला पांडा को और तमिल में एम राजेंद्रन को यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दाहाल जो हैं वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। और दोस्तों, जो पुष्प कमल दाहाल हैं वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। ठीक है। और अगर हम बात करें नेपाल की संसद की, तो दोस्तों इसे संघीय संसद कहा जाता है। इसका जो निचला सदन है इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, जिसके 275 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और इसके अध्यक्ष कौन या राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता था और अब इस साल 2023 से वीर गार्जियन अभ्यास भी शुरू किया जाएगा। ठीक है। और याद रखना है कि जो वीर गार्जियन अभ्यास होगा ये वायुसेना का अभ्यास होगा। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और मॉक टेस्ट ये सभी उपलब्ध हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।